Hello guys, welcome to आरम योर ऑन स्टॉप फॉर क्रैकिंग ऑल थिंग्स बायोलॉजी। आज हम स्टडी करेंगे शुगर्स के बारे में। शुगर्स में भी हम स्पेसिफिकली डायसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमने पार्ट 1 में स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो डायसैकेराइड्स मीन्स क्या? डाई मीन्स टू, तो वो शुगर, वो सैकेराइड्स जो दो सिंपल मोनोसैकेराइड्स या सिंपल शुगर को ज्वाइन करने से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डायसैकेराइड्स। जैसे कि मैंने दो सिंपल शुगर कौन सी ली है, एक तो ली है ग्लूकोज, एक मैंने ले ली मान लो गैलेक्टोज। ठीक है, तो इनकी जब बॉन्डिंग होएगी तो उससे एक कंपाउंड बनेगा जिसे बोलेंगे डायसैकेराइड, क्योंकि दो शुगर को ज्वाइन करने से बना है। जब इनकी बॉन्डिंग होएगी तो वाटर रिलीज होएगा और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और डायसैकेराइड का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? देखो, ग्लूकोज का ये होता है, सेम यही फॉर्मूला गैलेक्टोज का होता है, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एपिमर है। ठीक है, तो जब इसमें से वाटर रिलीज करेंगे तो वाटर रिलीज करने के लिए मान लो मैंने इसमें से ले लिया OH, तो यहाँ बचेगा C6H11O5। यहाँ से OH ले लिया, इसका OH ले लिया, और इससे मैंने ले लिया H, तो इस क्या, इसका फॉर्मूला क्या बचेगा? C6H11O6। अब दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये डाइसैकेराइड का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? कार्बन तो टोटल हो जाएंगे 12, हाइड्रोजन होगी 22 एंड ऑक्सीजन होगी 11। तो ये होता है डाइसैकेराइड का फॉर्मूला। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो क्या किया मैंने, कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट ली हैं, दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से कौन सा बॉन्ड बनता है? इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके बारे में चलो आगे देखेंगे। जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड से जो वाटर है वो भी रिलीज हुआ है, तो वाटर रिलीज होने के लिए मैंने ग्लूकोज से OH रिमूव कर दिया, तो इसके फॉर्मूला में से OH माइनस करो, एक O रिमूव किया, एक H रिमूव किया। ठीक है, सेम वे में मैंने जो ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में मैंने क्या किया? H रिमूव किया, तो ये देखो OH प्लस H, ये तो H2O बन गया। ठीक है, चलो ये तो अलग चीज रख दो। और तो इससे H रिमूव किया तो इसका फॉर्मूला क्या बचा? C6H11O6। दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को ज्वाइन करके ये फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला किसका है? डायसैकेराइड का फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लो ये जो डायसैकेराइड बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को साथ में ज्वाइन करने से बनती है लैक्टोज। ठीक है, अब जो मान लो ये लैक्टोज है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो वाटर की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन करूं, यानी कि इसमें वाटर ऐड करूं, तो यहाँ पे वाटर निकला था, अब इसे वापस वाटर मिल जाएगा, तो ये जो अपना फॉर्मूला है इसे ब्रेक करके वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक ग्लूकोज में और एक गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो डायसैकेराइड्स हैं वो अपॉन हाइड्रोलिसिस क्या देते हैं? वही दोनों सिंपल शुगर डोनेट कर देते हैं, वही दोनों सिंपल शुगर में टूट जाते हैं जिससे मिलके वो बने थे। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने का क्या प्रोसीजर किया मैंने, कि उसकी वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर दी। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या नेसेसरी स्टेप है, कि जो शुगर हम ले रहे हैं उस शुगर के पास एनोमेरिक कार्बन होनी चाहिए। एनोमेरिक कार्बन मैंने आपको बताया था क्या होती है पिछली वीडियो में। एनोमेरिक कार्बन वो होती है जो कार्बन O से डायरेक्टली लिंक हो, प्लस उसके पास एक H हो और एंड एक OH हो। ठीक है, कीटोन के केस में एक OH एंड एक CH2OH भी होता है। फर्स्ट नंबर वाली कार्बन को एनोमेरिक कार्बन हम बोलते हैं। या फिर आप एनोमेरिक कार्बन को एक ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब रिंग क्लोजर हुई थी, रिंग क्लोजर के टाइम पे वो कार्बन जिसके पास एल्डेहाइड या फिर कीटोन ग्रुप था, रिंग क्लोजर के टाइम पे अगर एल्डेहाइड है तो फर्स्ट कार्बन होती है और कीटोन है तो वो सेकंड वाली कार्बन होती है। तो वो कार्बन जिसके पास रिंग क्लोजर के टाइम पे एल्डेहाइड या कीटोन ग्रुप कैरी कर रहा था वो एनोमेरिक कार्बन होती है। ठीक है, जैसे कि ये देखो सिंपल सी आप एक बार स्ट्रक्चर देख लो, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ H है, यहाँ OH है। देखो, अगर इससे ट्रिक से देखोगे तो HOH वाली देख लो या फिर OHCH2OH वाली देख लो, तो HOH वाली मतलब ये एल्डिहाइड का केस है, तो ये वाली एनोमेरिक कार्बन है, O से डायरेक्टली लिंक है। या फिर आप ऐसे याद कर वो वाला, अगर आपके पास रिंग वाली स्ट्रक्चर से पहले आपके पास मतलब अगर प्लेन में दी हुई हो तो आप उससे ये पता कर लेना कि वो कार्बन जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप जोन सी कार्बन कैरी कर रहे हैं, ये मतलब ये वाली कार्बन कौन सी कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज कोवेलेंट इन नेचर। इसकी फॉर्मेशन के टाइम पे क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। इसकी प्रेजेंटेशन हमेशा इस वे में की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो पहला मोनोसैकेराइड है उसका फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है और जो दूसरा मोनोसैकेराइड है उसका फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है। ठीक है, फर्स्ट मोनोसैकेराइड का और ये सेकंड मोनोसैकेराइड। अगर किसी भी डायसैकेराइड में, मतलब जो हम डायसैकेराइड आगे पढ़ेंगे उसमें कोई भी एक एनोमेरिक कार्बन फ्री है, दोनों सैकेराइड में से एक का तो इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्डिंग में, और अगर दूसरे का फ्री है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर नहीं फ्री तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं डायसैकेराइड्स की। देखो इस स्ट्रक्चर में आप लोग ध्यान से देखो, मैंने 2 मोनोसैकेराइड्स बनाए हैं। अब इसमें आप इसमें पहले न्यूमेरिक कार्बन पहचानो, कौन सा, O से डायरेक्टली लिंक कार्बन जिसके पास H और OH हो, तो ये क्या हो गया, एनोमेरिक कार्बन। इस वाले में पहचानो, ये H और OH है लेकिन ये O से डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो ये एनोमेरिक कार्बन नहीं है। ये देखो ये O से डायरेक्टली लिंक ये है, और H और OH कौन सा कैरी कर रहा है, ये वाला कैरी कर रहा है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अब बॉन्डिंग होएगी इन दोनों के बीच में, दोनों मोनोसैकेराइड के बीच में। ये तो हमेशा अपना H डोनेट करेगा और ये वाला OH, ये फर्स्ट कार्बन है और ये कौन सा हुआ, ये एनोमेरिक कार्बन है, तो यहाँ से नेमिंग करो 1 2 3 4 4। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी इस वे में, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर, और इन ये दोनों आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस वे में। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में वाटर रिलीज हुआ है ड्यूरिंग फॉर्मेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली, ओ से दोनों लिंक हो जाएंगे, और जो एनोमेरिक कार्बन है वो कैसे पहचानते हैं वो भी देख लिया। और एक एनोमेरिक कार्बन हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता ही है, अगर दोनों इन्वॉल्व हो गए तो वो जो डायसैकेराइड है वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगी, और अगर एक एनोमेरिक कार्बन फ्री रहेगा जैसे कि इस केस में, तो ये कौन सी शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। नेमिंग का वे कैसे होता है, ये गैलेक्टोज की बनाई थी मैंने, इसमें पता नहीं चल रहा लेकिन मैंने गैलेक्टोज की बनाई थी, वाली ग्लूकोज की। तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, जो पहले लिखी जाएगी पायरेनोज फॉर्म में है तो इसे लिखोगे गैलेक्टो पायरेनोसाइल। ठीक है, YL लगाएंगे पीछे अगर पहली वाली है, और सेकंड वाले को लिखेंगे ग्लूकोज पायरानोज। और भी अगर और बेटर वे में लिखनी है तो β1, क्योंकि ये बीटा फॉर्म में है और इसकी फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है, और इस पे लिखेंगे β1 गैलेक्टोपायरेनोसाइल, यहाँ पे लिखेंगे β4 ग्लूकोपायरेनोज, और लिंकेज को लिख देंगे β1 to 4 लिंकेज। ओके, अब हम इसका क्लासिफिकेशन तो कर ही रहे थे, किस बेसिस पे, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग में दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग में, और रिड्यूसिंग में सिर्फ एक एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होगा। तो रिड्यूसिंग में कौन कौन से आते हैं, रिड्यूसिंग में याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, LCM, यानी कि लैक्टोज, सेलुबायोज एंड माल्टोज। ठीक है, तीनों की स्ट्रक्चर आप बनाएंगे आगे, और बाकी जो शुगर आपके सिलेबस में वो सारी नॉन रिड्यूसिंग है। जो पहली डायसैकेराइड हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं लैक्टोज, सॉरी माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, किससे मिलती है, ये बार्ले वगैरह में मिलती है, और ये बियर और ब्रेड के प्रोडक्शन में यूज होती है। अब इसमें क्या होता है कि 2 रेसिड्यूज ऑफ डी ग्लूकोज, दो डी ग्लूकोज मिलकर क्या बनाती है, माल्टोज। नेचुरली वैसे तो सारे शुगर डी ग्लूकोज में होते हैं एक्सेप्ट 1, वो मैंने आपको बता रखी है। जो डी ग्लूकोज है इसकी स्ट्रक्चर तो आपको बनानी आती है, लेकिन आप है ना एक बात नोट करना, जब आप इसकी बॉन्डिंग याद करो तो इसकी बॉन्डिंग में लिखा हुआ है कि अल्फा 1 to 4 लिंकेज प्रेजेंट होती है इसमें। यहाँ ये अल्फा और बीटा का इस सिर्फ और सिर्फ इतना आप ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एनोमेरिक कार्बन है अगर उसका उसका OH की पोजीशन चेक करो, और जो लास्ट कार्बन है उसके CH2OH की पोजीशन चेक करो, अगर वो दोनों सेम अलाइनमेंट में हैं तो वो कौन सी है, बीटा फॉर्म है, एल्स वो अल्फा फॉर्म है। ये देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन की पोजीशनिंग चेक करनी है। अगर इसका CH2OH और इसका OH अपोजिट है
अपोजिट अलाइनमेंट में है ना, तो ये अल्फा फॉर्म है। और अगर इसका CH2OH और OH सेम अलाइनमेंट में, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे उसमें दिया हुआ है कि इसमें अल्फा लिंकेज है, अल्फा लिंकेज बताई हुई है, तो बस आप सीधा सीधा जो CH2OH तो ऊपर आपने बनाना ही है, तो जो OH है वो हमेशा नीचे की साइड बना देना, यानी अपोजिट अलाइनमेंट कर देना इनकी। अगर CH2OH ऊपर तो OH नीचे। अल्फा में सिर्फ इतना याद रखना, बीटा लिंकेजेस में आपको क्या करना है, OH ऊपर की साइड बना देना है, ठीक है। ये देखो माल्टोज की स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें ये भी डी ग्लूकोज है, ये भी डी ग्लूकोज है, और कौन सी फॉर्म में है, ये अल्फा फॉर्म में है। ये कैसे पता चला, ये देखो इस यहाँ पे ही होगा ना OH, तभी तो ये H निकल गया और O की बॉन्डिंग ऐसे होगी। अगर ऊपर की साइड होता तो बॉन्ड ऐसे बनता, अगर बॉन्ड ऐसे बनता तो वो बीटा होती है। अभी सीधा बना हुआ ये अल्फा फॉर्म है, ठीक है। CH2OH ऊपर है, OH नीचे है, अल्फा फॉर्म। सेम इस वे में देखो, OH नीचे है, CH2OH ऊपर है, तो ये भी अपोजिट होगी ओरिएंटेशन, तो ये अल्फा फॉर्म। तो ये मैंने 2 अल्फा डी ग्लूकोज बनाए हुए हैं, ये 1 है, ये वाली 4th कार्बन है, तो कौन सी लिंकेज होगी, अल्फा डी 1 to 4 लिंकेज है। और ग्लूकोपायरानोसाइल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो पहली है ये ग्लूकोज है, और इसका आगे लिख देंगे ग्लूकोपायरानोस, ठीक है। देखो खुद बना के देखते हैं हम, पहले बनाओ एक ग्लूकोज, ग्लूकोज में अल्फा फॉर्म बनानी है, तो इतना याद रखना, CH2OH यहाँ है, ये देखो, तो अल्फा फॉर्म में OH अपोजिट ओरिएंटेशन में आ जाएगा, OH अपोजिट ओरिएंटेशन में आ जाएगा, बना दी। डी फॉर्म है तो OH यहाँ अंदर आएंगे 3rd वाले का, बाकी बाहर। यहाँ पे भी सेम OH और H, OH, ठीक है। यहाँ H है, ये OH, सही है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज, सेम यही स्ट्रक्चर ये है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलके क्या बनाएंगे, माल्टोज। अब इसमें बॉन्डिंग के टाइम क्या होगा, ये अपना H दे देगा और ये OH दे देगा, तो वाटर रिमूव। और देखो इनकी बॉन्डिंग बनानी सीखो, इसके पास ये बच्चा, और बाकी सब एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। बस ये इस वे में क्या होगी, ऑक्सीजन से लिंक्ड होगी ये दोनों कार्बन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिंपल था। डी ग्लूकोज तो बनानी आती है, क्योंकि सारी शुगर नेचुरली डी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और अल्फा बॉन्डिंग के लिए क्या करना था, एनोमेरिक कार्बन ये वाली, इसका OH और ये जो लास्ट कार्बन इसका CH2OH, इनकी जो पोजीशनिंग है वो अपोजिट होनी चाहिए फॉर अल्फा फॉर्म। और बीटा फॉर्म में ही होती तो दोनों की पोजीशनिंग सेम ओरिएंटेशन में होगी, ठीक है। और इस वे में इनके बीच में लिंकेज होगी। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बना दी मैंने, माल्टोस की। आपको ये याद रखना है कि बॉन्डिंग कौन सी है, अल्फा 1 to 4। और ये याद रखना है कि जो 2 मोनोसेक्राइड हमने यूज़ किया वो कौन कौन से है। और 2 मोनोसेक्राइड पूरी फॉर्म में याद करना है, ऐसे नहीं ग्लूकोज नहीं बोलना, पूरा बोलना है कि अल्फा डी ग्लूकोज के 2 रेसिड्यूज हमने यूज़ किए हैं। बल्कि इसमें तो क्या था कि दोनों एक ही जैसे थे, तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या फ़र्क पड़ता है, अभी पहले अल्फा डी ग्लूकोज कौन का फिर कौन सा, क्योंकि दोनों सेम ही मोलिक्यूल थे। लेकिन जैसे जो आगे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे लैक्टोज की, तो लैक्टोज में आपको स्पेसिफिकली ये बोलना है कि वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिला के बना है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ऑप्शन में आएगा तो वो गलत है, ठीक है। हमेशा पहले गैलेक्टोज लिखा जाएगा लैक्टोज की स्ट्रक्चर में, फिर ग्लूकोज लिखा जाएगा। गैलेक्टोज भी हम कौन सा यूज़ करते हैं, और ये पहले गैलेक्टोज क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो एनोमेरिक कार्बन यूज़ होएगा बॉन्डिंग में वो गैलेक्टोज का होएगा। तो जो सा पहले बॉन्डिंग में यूज़ हो गया ना जिसका एनोमेरिक कार्बन, वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो गैलेक्टोज पहले लिखा जाएगा, फिर ग्लूकोज लिखा जाएगा। इसको हम और स्पेसिफिकली बताएं तो बीटा डी गैलेक्टोज, और ग्लूकोज कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों यूज होंगे, ठीक है। अब बीटा और अल्फा का फर्क तो आपको पता चल ही गया है। देखो ये मैंने बनाया है बीटा डी
गैलेक्टोज। इसे मैंने बीटा क्यों बोला है, देखो जो OH है और CH2OH इनकी पोजीशनिंग क्या है, सेम ओरिएंटेशन में है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, बीटा फॉर्म होगी। ये डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है, अब अल्फा है या बीटा, सोचो। देखो CH2OH ऊपर है, OH नीचे है, अपोजिट ओरिएंटेशन में, तो ये कौन सी होगी, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा और बीटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होने की आपको ये कौन सी है और कौन सी नहीं। अब इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, ये अपना OH देगा, सॉरी H देगा, और ये वाला अपना OH देगा। इस वे में क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव, और ये ऐसे टेढ़ी वाली बॉन्डिंग कर लेंगे। कैसे, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो इस वे में ये β1-4 लिंकेज बना लेंगे, ठीक है। ऐसे टेढ़ी क्यों होगी, क्योंकि जो इसमें ग्लूकोज थी वो तो अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट थी, और गैलेक्टोज कौन सी फॉर्म में थी, बीटा फॉर्म में। तो इस वे में बीटा की लिंकेज ऐसे होती है, और अल्फा वाली कैसे बन रही थी, वो सिंपली हमारी ऐसे बन रही थी। ओके। अब लैक्टोज को मिल्क डाइसैकेराइड भी बोलते हैं, क्योंकि मिल्क शुगर होती है ये। और साथ में जो इसकी लिंकेज है वो कैसे लिखी जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोसाइल। साइल 4 क्यों, क्योंकि पहली वाली के पीछे वायल लगाते हैं, और लिंकेज होगी 1-4, और आगे क्या है, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, सेकेंड वाले के पीछे ओज। तो ये वे है इसको लिखने का, ठीक है। और अब एक बात आप नोट करो, जो इसके एनोमेरिक कार्बन है वो ये वाली थी, और इसके एनोमेरिक कार्बन ये है, तो ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है ना, तो ये कौन सी शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री है। जो हम थर्ड पढ़ने वाले हैं वो है सेलुबायोस। सेलुबायोस, जो सेलुबायोस है ये किससे बनता है, ये होता है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है क्या, सेलुबायोस। इस सेलुबायोस में क्या होता है, डी ग्लूकोज के ही 2 रेसिड्यूज होते हैं, सेम एज इट इज माल्टोज में जैसा केस था। लेकिन इसमें क्या होता है, जो डी ग्लूकोज है वो बीटा फॉर्म में होता है, उसमें कौन सी फॉर्म में थी, अल्फा फॉर्म में। इसमें डी ग्लूकोज किस फॉर्म में है, बीटा फॉर्म में। और इसकी लिंकेज कौन सी होती है, इसमें लिंकेज होती है β1-4 लिंकेज। आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देखना, अगर आपसे ना बने तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, आप कमेंट में बताना, ठीक है। और ये भी क्या होती है, एक सॉरी रिड्यूसिंग शुगर होती है, क्यों, क्योंकि इसका भी जो एनोमेरिक कार्बन है सेकंड डाइसैकेराइड का और सेकंड मोनोसैकेराइड का वो फ्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में। नॉन रिड्यूसिंग में हमें सिर्फ 2 पढ़नी है, सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज। जो सुक्रोज होती है ना, उसे टेबल शुगर भी कहते हैं। जब आप चाय में चीनी डालो ना नेक्स्ट टाइम, तो पता होना चाहिए आपको वो टेबल शुगर क्या है, वो सुक्रोज है। सुक्रोज कहाँ से मिलती है हमें, सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि शुगर केन में ये इसी फॉर्म में जो शुगर होती है इसी फॉर्म में स्टोर होती है शुगर केन में, ठीक है। और जो शुगर सुक्रोज की एक खास बात और होती है, जो होती है इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन रिड्यूसिंग में हम पढ़ेंगे ट्रीहेलोज और सुक्रोज के बारे में। जो ट्रीहेलोज होता है, जो ट्रीहेलोज एक डायसैकेराइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, और एक इसमें मिलता है हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स के अंदर ब्लड की जगह हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, और उस हीमोलिम्फ में कौन सी शुगर मिलती है, वो मिलती है ट्रीहेलोज। इस ट्रीहेलोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके पास होते हैं 2 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है। लेकिन इनकी जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, अल्फा 1-1 लिंकेज होती है। इस वे में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि दोनों आपस में ही बॉन्डिंग हो चुकी है, अभी आगे और किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों के एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो चुके हैं बॉन्डिंग में। अगर मैंने वहां बॉन्डिंग ऐसे बनाई थी ना पिछले रिड्यूसिंग में, तो इसका मतलब ये था कि अभी एक कार्बन के पास एनोमेरिक फ्री है कि वो अपना क्या कर सके, बॉन्डिंग कर सके और किसी के साथ। लेकिन इसमें कुछ फ्री नहीं बचा, दोनों एनोमेरिक कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्लासीफाई किया है, ठीक है। जो ट्रीहेलोज की स्ट्रक्चर है वो हम बना लेते हैं, लेकिन इसमें नेमिंग सेम उसी वे में की जाएगी। कैसे कि अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल और अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। मर्जी है 1 आप यहाँ पे लिखो ना लिखो, दोनों की 1 and 1 इन्वॉल्व होते हैं। बॉन्ड तो एक ही बना है ना, क्योंकि जो आपस में दोनों ने बॉन्डिंग कर ली, दोनों के एनोमेरिक कार्बन ने। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है ये एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है। इंसेक्ट्स के अंदर ये एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है। और प्लस एक बात और कि जो ये ट्रीहेलोज है ये फंजाई में भी मिलता है।
इंसेक्ट्स के साथ ये किस में मिलता है, फंजाई में भी, इंसेक्ट्स एंड फंजाई में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, अब आप इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो अल्फा फॉर्म में है, कैसे, ये OH नीचे है, ये CH2H ऊपर है, मतलब ओरिएंटेशन इनकी अपोजिट है। दोनों किस फॉर्म में है, अल्फा फॉर्म में है, और दोनों का एनोमरिक कार्बन इन्वॉल्व हो गया। इसका भी एनोमरिक कार्बन इन्वॉल्व है, O से डायरेक्टली लिंक, जिसके पास H और OH है, OH निकल गया इसका, और ये भी O से डायरेक्टली लिंक, जिसके पास H और OH है, इसका H निकल गया, तो ये O दोनों को लिंक कर दिया। ये भी फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन है, दोनों एनोमरिक पोजीशन होगी, इसलिए डी ग्लूकोज अल्फा 1 to 1, और इस वे में रिप्रेजेंट किया, मतलब दोनों अब आगे फर्दर बॉन्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्री हेलोज, जो कि हिमोलिफ ऑफ इंसेक्ट्स में मिलता है, फंजाई में मिलता है, और ये एक एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्लासीफाई हुआ है। क्यों, क्योंकि एक भी एनोमरिक कार्बन इसकी फ्री नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं सुक्रोज के बारे में। ठीक है, सुक्रोज को कॉमन टेबल शुगर है, चाय में डालते हो। ठीक है, और ये प्लांट से बनती है, ये शुगर केन, मैंने बोला था शुगर केन के अंदर भी यही होती है। और इसके अंदर दो जो इस मोनोसेक्राइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो इसमें होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और साथ में होता है इसके बीटा डी फ्रक्टोज। देखो एक पायरेनोज होगी, एक फ्यूरेनोज होगी, दो तो इसमें डिफरेंस तो यही आ गया सबसे अलग। और लिंकेज इसके अंदर होती है अल्फा 1 to बीटा। क्यों, क्योंकि जो पहली है वो अल्फा फॉर्म में है, सेकंड वाली बीटा फॉर्म में है, और इस वे का रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आगे फर्दर बॉन्डिंग ये कर नहीं सकती, क्योंकि दोनों एनोमरिक कार्बन इसके इन्वॉल्व हो गए। और सुक्रोज जो है मेजर फॉर्म है शुगर का, जो ट्रांसपोर्ट होती है लीव से कहाँ पे, उन पार्ट्स में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यानी कि नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जो शुगर है, सुक्रोज है, वो स्टोरेज फॉर्म में क्यों यूज होती है, इसका एक खास मतलब खास फायदा ये है, क्योंकि जो इसकी हाइड्रोफिलिसिटी होती है वो कम होती है। अगर कोई हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, उसकी हाइड्रोफिलिसिटी कम है, तो वो वाटर रिटेंशन भी और वाटर सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेल वगैरह फूलते नहीं है। वरना फिर अंदर अगर उसके चीनी स्टोर है तो बाहर से पानी आके वो फूल के फटने का भी तो डर रहता है। तो ये हाइड्रोफिलिसिटी कम है, इसकी हाइड्रोफिलिसिटी ये कम भी कर देती है सेल्स की, और भी उस वजह से क्या होता है, ये वाटर ये एक स्टोरेज के उसमें यूज करते हैं हम इसको। इसकी हाइड्रोफिलिसिटी क्या है, लो है। ठीक है, इसलिए वाटर रिटेंशन और वाटर सोल्युबिलिटी इसकी हाई। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो इसमें एक तो ये एल्डोज शुगर है और एक कीटोज शुगर है। ये पैरेनोज फॉर्म में होती है, फ्यूरेनोज फॉर्म में होती है, दो तो यहाँ पे डिफरेंस भी आ गए इसमें। देखो ये एल्डोज शुगर है, ये कीटोज शुगर है। ठीक है, अब कीटोज में पता लगाने का कौन सा वे था, वही O से डायरेक्टली लिंक H और OH, वही O से डायरेक्टली लिंक H और OH। ठीक है, तो ये होगी एनोमेरिक कार्बन इसकी, और ये एनोमेरिक कार्बन होगी इसकी। अब देखो अल्फा फॉर्म में है, बीटा फॉर्म में, OH और CH2OH सेम ओरिएंटेशन में है, दैट इज बीटा डी फ्रक्टोज, ये होगी बीटा। OH और CH2 अपोजिट ओरिएंटेशन में है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज फर्स्ट, और लिंकेज तो में से, और दोनों के एनोमरिक कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें। ठीक है, यहाँ से H निकल जाएगा इसका OH, और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे इस वे में, और इसको लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसाइल बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, नॉट पायरेनोज, इट इज फ्यूरेनोज, फ्यूरेन स्ट्रक्चर है ये इसकी। और ये डेक्स्ट्रोफॉर्म है, बॉन्डिंग कौन सी हुई है, अल्फा 1 से बीटा, सॉरी 2 बीटा, ऐसे। ठीक है, डेक्स्ट्रोफॉर्म है। अभी यहाँ मैंने डेक्स्ट्रो लीवो आपको एक वर्ड बताया था कि अगर कोई भी शुगर राइट साइड रोटेट कर दे क्लॉकवाइज तो वो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड करे तो वो लीवो, एंटी क्लॉकवाइज शुगर बोलते हैं। जो इन्वर्जन ऑफ शुगर होता है उसमें इसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। जो सुक्रोज है ना, वो वैसे तो डेक्स्ट्रो शुगर है, वो मतलब कि राइट साइड रोटेट कराती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, लेकिन ये कभी कभी इन्वर्ट हो जाती है, खुद ही इन्वर्जन कर लेती है अपना, तो फिर वो किस तरफ रोटेट कर देती है, लीवो की तरफ। तो ये जो चेंज है इसका डेक्स्ट्रो से लीवो का, वो कब होता है, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम सुक्रोज की, यानी वाटर में एडिशन के टाइम पे। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो ये क्या होता है, जो सुक्रेज एक एंजाइम होता है, या फिर उसे इन्वर्टेज भी बोलते हैं, सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज, ये एक एंजाइम होता है जो क्या करता है कि
अपने जब इसे वाटर में डालते हैं तो उस टाइम पे क्या करता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है, उसका क्या कर देता है, डेक्स्ट्रोज से लीवो में कन्वर्जन कर देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लीवो रोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रोज से किस में, लीवो में कन्वर्ट कर देता है। इसका इक्विमोलर सॉल्यूशन जो इन दोनों का होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, जो हमारे डाइसैकेराइड्स था वो यहीं खत्म हो गए। डाइसैकेराइड्स में कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, सिंपल सी बात है कि बॉन्डिंग हमें याद रखनी है। कौन सी रिड्यूसिंग में थी, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग में। रिड्यूसिंग में LCM वाली आएंगी, उनकी बॉन्डिंग याद कर लेना, अल्फा है या बीटा है। और जो उनकी स्ट्रक्चर है वो तो आप खुद ही बना लोगे वैसे भी, और एग्जाम में भी अगर आएगी तो वो MCQ फॉर्म में आएगी, देख के भी पहचान लोगे। जो हमने नॉन रिड्यूसिंग पढ़ी जिसके दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, वो हमने कैसे, कौन सी पढ़ी, एक तो ट्री हेलोज और एक सुक्रोज। जो ट्री हेलोज है उसके बारे में आपको पता चल गया कि हिमोलिफ ऑफ इंसेक्ट्स में मिलती है, और जो फंजाई है उनमें भी मिलती है वो शुगर, और उसमें क्या होती है, 1-to-1 लिंकेज होती है। जो सुक्रोज है उसमें 1-to-1 से 2 लिंकेज होती है, और अल्फा 1 से 2 बीटा लिंकेज भी बोलते हैं इसे। इन्वर्जन ऑफ शुगर में आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपको जो बातें बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए, एक तो उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हर एक उसकी खुद ही बनाइए आपने, और खुद ही आपको मतलब 2 बार और बनाओगे ना तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। और अल्फा और बीटा पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी भी यूँ नहीं बोलोगे कि जो फ्रक्टोज है, मैंने पूछ लिया कि आपसे जो ये लैक्टोज है वो किससे बना हुआ है, तो ऐसे नहीं बोलोगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ऐसा कुछ नहीं। आपको सीधा सीधा बताना है कि बीटा डी गैलेक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों का फुल नहीं बताना। और गैलेक्टोज की अगर एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है तो गैलेक्टोज का नाम पहले लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉली का मतलब मैनी, तो जो बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट के ज्वाइनिंग से बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड्स वो कॉम्प्लेक्स शुगर हैं जो कि मल्टीपल मोनोमर सैकेराइड से बनते हैं, और ये लॉन्गर चेन्स होते हैं। मेनली इनका ये कोई मीठे वगैरह नहीं होते टेस्ट में, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये किस लिए यूज होते हैं, ये एनर्जी स्टोरेज या फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। अपनी बॉडी में हम खुद देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर, जैसे कि आप वो देखो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का जो आउटर कवर होता है काइटिन बोलते हैं जिसे, वो बहुत हार्ड होता है, तो वो क्या है, वो एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। अपने जो जॉइंट्स हैं इसके अंदर जो ये फ्लूइड है ये क्या है, ये भी एक तरीके का जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ये भी क्या है, एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। भिंडी देखो, भिंडी के आप हाथ लगाते हैं, चिपचिपा सा लगता है ना जब उसको काटते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का अनदर नेम क्या होता है, ग्लाइकन्स भी बोलते हैं इन्हें। और मेन इनका फंक्शन होता है स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल के लिए। और दो उसमें क्लासिफाई करते हैं हम इसको, एक तो होमोपोलीसैकेराइड और एक हेट्रोपोलीसैकेराइड। जो होमो होते हैं ये दोनों हो सकते हैं, स्टोरेज में भी यूज हो सकते हैं और स्ट्रक्चरल में भी यूज हो सकते हैं। लेकिन जो ये हेट्रो वाले वो हमेशा सिर्फ स्ट्रक्चरल होते हैं। स्टोरेज वाले क्या होते हैं, हमेशा ब्रांच्ड होते हैं, और इसमें अल्फा फॉर्म में मिलते हैं, अल्फा कन्फिगरेशन होगी, जो बॉन्डिंग होगी वो अल्फा में होगी। और जो स्ट्रक्चर वाले होते हैं वो हमेशा अनब्रांच्ड होते हैं, और इसमें बीटा कन्फिगरेशन प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल इसका भी सेम ही होएगा, स्टोरेज वाले हमेशा ब्रांच में अल्फा कन्फिगरेशन में, और होमो वाले हमेशा अनब्रांच्ड और बीटा में। इसके स्टोरेज के एग्जाम्पल है स्टार्च इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। ठीक है, और वही स्ट्रक्चरल के देखें तो हमें यहाँ पे सेलुलोज और काइटिन इसमें होता है, और इसमें आता है गैग्स, ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकोगन्स, पेप्टिडोग्लाइकन्स। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अब देखो मैंने आपसे पूछा कि बताओ काइटिन में कौन सी बॉन्डिंग होगी, और ब्रांच्ड होगा या अनब्रांच्ड। तो आपको सिंपली याद रखना है कि स्ट्रक्चरल में आता है काइटिन, जो स्ट्रक्चरल होते हैं वो हमेशा अनब्रांच्ड होते हैं, और उनमें कौन सी कन्फिगरेशन होती है, बीटा कन्फिगरेशन। ठीक है, तो रटने की तो किसी में ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें ब्रांचिंग है या नहीं है। लिंकेज हमें 1-2 की याद करने में मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, और अगर जो उनसे ब्रांच्ड होंगे तो उनमें रिड्यूसिंग शुगर होएगी, कितनी रिड्यूसिंग शुगर होएगी, एक तो जो इसी की लास्ट वाली बचेगी 1, और एक